हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। तो आज से हम सीटेट के लिए सीडीपी के मॉक टेस्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम मॉक टेस्ट 1 को सॉल्व करेंगे। आपके सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो हमेशा ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं उन सब को यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे, देखेंगे, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये जो मॉक टेस्ट है ये सीटेट जुलाई 2024 एग्ज़ाम को देखकर टारगेट रखकर बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे चैनल ग्लोबल जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। फर्स्ट है, जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर 3 सी डी 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। तो संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं, 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। आपके लास्ट 2022 में जो एग्जाम हुआ था सीटेट का उसमें देखा गया था। ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर हमको मैच करना, इनको मेल करना है, मिलाना है कि इनके ये जो सुमेलित है युग्म या नहीं है। ये जो पेयर्स दिए गए हैं ये सही मिलाए हुए हैं या नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, ये है। इसमें वर्गीकरण यानी कि डिफरेंस कर पाना और उसको प्रोटेक्ट कर पाना। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था में भाषा विकास और साक्षरता विकास से क्या आशय है। पूर्व बाल्यावस्था यानी प्री चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में भाषा विकास और साक्षरता विकास, तो इसके बारे में क्या आशय है कि क्या होता है। तो दोनों की ही एक ही अवधारणा है और दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी, दो भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं और आपस में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, दो भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी, दो संबंधित अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती। तो भाषा विकास और साक्षरता विकास दोनों ही एक दूसरे से संबंधित अवधारणा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही संबंधित अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती। अब हम कुछ समझ लेते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड क्या है, यानी पूर्व बाल्यावस्था। ये 2 से 7 वर्ष के बीच के बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड की कंडीशन कहलाती है, स्टेज कहलाती है। टॉय एज भी इसे कहा जाता है, प्री गैंग एज भी कहा जाता है और एक्सप्लोरेटरी स्टेज भी कहा जाता है। एक्सप्लोरेटरी एज या फिर प्री गैंग एज, ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में वेरी करते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक संज्ञान और भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार भाषा से पहले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, जीन प्याजे ने, ऑप्शन नंबर बी,
लेव वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन नंबर सी B.F. स्किनर ने, ऑप्शन नंबर डी जेरोम ब्रूनर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो हमेशा ही संज्ञान के बारे में और भाषा विकास, इसको जीन प्याजे ने अपनी थ्योरी में स्थान दिया है। विचार को भाषा से पहले रखा है उन्होंने। जीन प्याजे की थ्योरी जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बताया गया है, उसमें संज्ञान और भाषा विकास के संबंध में ये तथ्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अनुभव, ऑप्शन नंबर बी परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सी गतिविधि, ऑप्शन नंबर डी भाषा। तो जीन प्याजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत बताया है, उसमें कौन किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कभी प्रभावित नहीं करेगा? तो वो है भाषा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितने चरण हैं? तो जीन प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत में ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका सही आंसर है इसमें 4 चरण हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों में विकास के प्रमुख चरणों में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए प्रसव पूर्व, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। तो विकास के प्रमुख चरण नहीं है, तो उसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रसव पूर्व, ये ऐसे कौन सा बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना सभा, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। तो नैतिक मूल्यों के विकास में, बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण रोल है प्रार्थना सभा का भी है, पूर्ण सामाजिकरण यानी कि पूर्ण तरीके से सोशलाइजेशन का भी है, बुद्धि का भी है। तो ये तीनों ही सही हैं, सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें विकास का मुख्य गुण यानी कि मेन जो इसका मेन पॉइंट है, मेन क्या है इसमें विकास का मुख्य गुण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए विचार सोच में केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी परिकल्पित निगमात्मक सोच, ऑप्शन नंबर सी संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी डी अमूर्त सोच का विकास। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विचार और सोच का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज का मेन गुण है, मेन पॉइंट है कि इसमें केंद्रीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरणों में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है? किस चरण में अमूर्त प्रस्तावों के बारे में बच्चा सोचता है तार्किक रूप से? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी 11 ईयर अबव में, सेंसरी मोटर स्टेज यानी बर्थ से 2 वर्ष तक के बीच, ऑप्शन नंबर सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 7 से 11 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 वर्ष। तो यहाँ पर किस चरण में बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में सोचता है? तो इसका सही आंसर है 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज के बीच बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर नोटिस्ड दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन। टीचर नोटिस करती है कि पुष्पा अपनी प्रॉब्लम्स स्वयं सॉल्व नहीं कर पा रही है, जबकि वह ऐसा भी देखती है कि उसके एडल्ट यानी उससे बड़े या पीयर गाइडेंस वाले उससे
इसको सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर इसका क्या होगा कि इनमें से ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी लेटरलाइजेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्कैफोल्डिंग। जो स्कैफोल्डिंग होती है उसमें ही बच्चे के हिंट देकर उसे बच्चे को थोड़ा गाइडेंस देकर उसे समझाया जाता है, उसकी हेल्प करके उसे सिखाया जाता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर अगर वो नहीं कर पाता है तो उसकी हेल्प करके उसे उसकी प्रॉब्लम से सॉल्व कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत यानी बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत को इसके रूप में वैध नहीं ठहराया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, ऑप्शन नंबर सी यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो इसका सही मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को वैध नहीं ठहराया जा सकता, कहीं विभिन्न बुद्धियों के मापन संभव नहीं है, इसीलिए विभिन्न परीक्षणों के अभाव में कई बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का ये तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए बच्चा अपने से कम बुद्धि वाले बच्चों की संगति में सबसे अच्छा सीखेगा, ऑप्शन नंबर बी सहयोगात्मक समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे के प्रति अलग अलग कार्य, ऑप्शन नंबर डी प्रारंभिक स्पष्टीकरण के बाद कठिन प्रश्नों को हल करने में बच्चे का समर्थन ना करना। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मेन तात्पर्य प्रमुख तात्पर्य जो है ना कि बच्चों की संगति, ना कि अलग अलग कार्य एक दूसरे के प्रति और ना ही कठिन प्रश्नों का हल, इसमें सहयोग है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है जैसा कि अलग अलग दत्त कार्य यानी दिए गए कार्य जो असाइनमेंट है अलग अलग छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सभी छात्रों को बिना किसी सहायता के जो असाइनमेंट है उनको पूरा करने को कहा गया है, करना चाहिए। वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से किसका उल्लेख कर रही है? तो इसमें कोहल वर्ग के कौन से चरण का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए परंपरागत चरण 4 कानून और व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी उत्तर परंपरागत चरण 5 सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन नंबर सी पूर्व परंपरागत चरण 1 सजा से बचाव, ऑप्शन नंबर डी पूर्व परंपरागत चरण 2 व्यक्तिवाद और विनिमय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए परंपरागत चरण 4 कानून और व्यवस्था। तो जब कक्षा में असाइनमेंट दिया जा रहा है तो उसमें एक इफ़ेक्टिव तरीके से सीखने में उनको डिज़ाइन किए गए सभी छात्रों को बिना किसी असाइनमेंट के पूरा करना चाहिए, बिना किसी असाइनमेंट को पूरा करना चाहिए, बिना सभी छात्रों को बिना किसी सहायता के। तो बिना किसी सहायता के तो क्वेश्चन नंबर 13 है एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है जैसा कि एक अलग अलग दत्त कार्य यानी असाइनमेंट है अलग अलग छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं असाइनमेंट, सभी छात्रों को बिना किसी सहायता के ये असाइनमेंट पूरा करना है। तो ये कोहल वर्ग के किस नैतिक सिद्धांत के लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए परंपरागत चरण 4 कानून या व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी उत्तर परंपरागत चरण 5 सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन नंबर सी पूर्व परंपरागत चरण 1 सजा से बचाव, ऑप्शन नंबर डी पूर्व परंपरागत चरण 2 व्यक्तिवाद और विनिमय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए परंपरागत चरण 4 कानून और व्यवस्था। तो इसमें शिक्षिका बिना किसी सहायता से के साथ असाइनमेंट को पूरा करने की बात कह रही है, इसलिए परंपरागत चरण 4 कानून और व्यवस्था लागू होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांटती है। वह प्रत्येक समूह को विषय यानी शीर्षक देती है, जिन पर उन्हें 3 महीने में लिखने और रिपोर्ट तैयार करके पूरी कक्षा में प्रस्तुत या प्रेजेंट करने को कहती है। इस सामूहिक गतिविधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए समूह कार्य, ऑप्शन नंबर बी प्रदत्त कार्य, ऑप्शन नंबर सी भाषा कार्य या ऑप्शन नंबर डी परियोजना कार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह 4-4 के समूह में बांट रही है और विषय और शीर्षक दे रही है, जिसे 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करके प्रदत्त करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाषा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद फेंकने और पकड़ने यानी थ्रो एंड कैच अ बॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म पेशीय यानी फाइन मोटर स्किल्स, आप बहुत अच्छे से समझते हैं फाइन और ग्रॉस दोनों ही, ऑप्शन नंबर सी स्थूल या ग्रॉस मोटर स्किल्स, ऑप्शन नंबर डी अवधारणात्मक विकास। तो एक बार हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि फाइन और ग्रॉस क्या होती है। फाइन यानी कि जो सूक्ष्म पेशीय विकास, यानी इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें सूक्ष्मता से स्किल्स का यूज हो, जैसे सुई में धागा डालना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स में आता है। और ग्रॉस जिसमें लार्ज मसल्स का यूज हो, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स, जैसे कि गेंद फेंकना और पकड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थूल पेशीय विकास या ग्रॉस मोटर स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के स्वरूप में पेशीय और सामाजिक भावनात्मक संज्ञानात्मक और शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है अनुकूलन कौशल, ऑप्शन बी है संप्रेषण कौशल, ऑप्शन सी है भाषाई कौशल, ऑप्शन डी है लेखन कौशल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाषाई कौशल शामिल होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है, जहाँ तक संज्ञान और भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा था कि विचार भाषा से पहले आता है? तो ये जीन प्याजे जी ने कहा था कि विचार भाषा से पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आक्रामक आवेगों को सुसंस्कृत सामाजिक गतिविधियों में प्रवाहित करने की प्रक्रिया, कल्चरल सोशियो एक्टिविटीज में प्रवाहित करने की जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण, ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी रैशनलाइजेशन युक्तिकरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन, यानी कि जो सामाजिक रूप से सोशल रूप से अस्वीकार्य आवेग इम्पल्सिव जो या इच्छाएं हैं, आवेग या इच्छाएं हैं, उनको सामाजिक रूप से स्वीकार करना और गतिविधियों में उसे परिवर्तित कर देना, कन्वर्ट कर देना, ये सब्लिमेशन कहलाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, उसमें वृद्धि और सोच, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच दोनों को बताना है। तो ऑप्शन ए धीमी तार्किक स्थिर है, आत्म केंद्रित है, धीमी कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, स्थिर है तार्किक है, स्थिर है ऑप्शन नंबर सी स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, धीमी तार्किक है, ऑप्शन नंबर डी स्थिर है तार्किक धीमी आत्म केंद्रित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्थिर है, कुछ हद तक जो बाल्यावस्था में प्री अर्ली चाइल्डहुड है, उसमें जो डेवलपमेंट है वो स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच तार्किक है। तो इसका सही आंसर है स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है। इसमें सारे ऑप्शंस में ये ऑप्शंस थोड़ा बेटर है, ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें
ज़्यादा बेटर ऑप्शंस देखा जाता है, जो सभी ऑप्शंस में ज़्यादा सही ऑप्शन हो वो इसमें सेलेक्ट किया जाता है। इनमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट वाले जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी हम बाद में करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करवाऊं तो आप ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। अब हम इनसे समझ लेते हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड होती है ये 2 से 5 वर्ष के बीच होती है। तो जो बच्चे होते हैं उनमें विकास ज़्यादा होता है, वृद्धि ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें स्थिर और सोच आत्म केंद्रित। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड के बाद आता है मिडिल चाइल्डहुड, यानी 6 से 10 के बीच। मिडिल चाइल्डहुड में जो वृद्धि होती है वो रुक जाती, मैंने जैसा अभी बताया, थोड़ा कम होती है। तो वृद्धि धीमी और सोच तार्किक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? ऑप्शन ए आत्मस्थापन, ऑप्शन बी समय की अवधारणा, ऑप्शन सी सामाजिक प्रवृत्ति, ऑप्शन डी वीर पूजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी सामाजिक प्रवृत्ति, यानी सोशल होने लगते हैं जब पोस्ट चाइल्डहुड यानी कि 11 से 12 साल की एज आती है, तब तक बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल होने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, तकनीक के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। ऑप्शन ए पढ़ाते समय इंटरनेट का प्रयोग करना, ऑप्शन बी अच्छी पाठ्य पुस्तक को विकसित करना, ऑप्शन सी छात्रों का मार्गदर्शन करना, ऑप्शन डी सूचना प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है छात्रों का मार्गदर्शन करना। ये क्वेश्चन अभी 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन, इसमें ऑप्शंस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग है। स्टेटमेंट 1 है, यह विद्यार्थियों को शिक्षण कौशल प्रदान करता है जो उन्हें जीवन में कार्य करने के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार करता है। यानी विद्यार्थियों को उनके कौशल को प्रदान करना और जीवन में कार्य करने के लिए फिजिकली, मेंटली और सोशली उनको तैयार करना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2, उच्च शिक्षा एक स्वस्थ समाज को बनाए रखने में मदद करती है जो शिक्षित स्वास्थ्य देखभाल उपभोक्ताओं तथा पेशेवरों को तैयार करती है। यानी जो हायर एजुकेशन है वो एक अच्छे सोसाइटी को निर्मित करने में मदद करती है, जो कि शिक्षित स्वस्थ की देखभाल करती है और देखभाल कर उपभोक्ताओं और पेशेवरों को तैयार करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी है ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है केवल 2 सही है। तो इसमें दोनों सही दिख रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षा व्यक्ति के विकास में शिक्षा की जो भूमिका है वो कौशल को भी प्रदान करते हैं। और इसमें बस आपको पॉइंट्स पकड़ना है, आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए, वो पॉइंट आपको सही लगता है तो ये स्टेटमेंट्स आपको आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। स्टेटमेंट में जैसे देख सकते हैं कौशल प्रदान करना है और यहाँ पर उपभोक्ता और पेशेवरों को तैयार करना, तो दोनों सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ए और 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों सही है। ऐसे ही और भी अधिक क्वेश्चन हम करेंगे हमारी क्लास में स्टेटमेंट वाले, तो उनके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मौन वाचन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए संबित वाचन, ऑप्शन नंबर 2 द्रुत वाचन, ऑप्शन नंबर 3 वैयक्तिक वाचन, ऑप्शन नंबर 4 अनुकरण वाचन। तो संबित वाचन, द्रुत वाचन यानी जल्दी जल्दी पढ़ना, वैयक्तिक यानी एक व्यक्ति का पढ़ना, और अनुकरण यानी रिपीटेशन, इमिटेट यानी अनुकरण करके पढ़ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी डी 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। यानी 1 यानी संबित वाचन, द्रुत यानी जल्दी जल्दी पढ़ना, तो ये नहीं हो सकता,
ऑप्शन नंबर 3 वैयक्तिक यानी एक अकेला व्यक्ति अगर पढ़ता है वैयक्तिक, और ऑप्शन नंबर 4 अनुकरण यानी इमिटेट करके। ये तीनों ही मौनवाचन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन प्रक्रिया कितने चरणों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 से, ऑप्शन नंबर बी 5 से, ऑप्शन नंबर सी 4 से, ऑप्शन नंबर डी 3 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार चरणों से होकर गुजरती है। ये 4 चरण हैं। पढ़ने की पहले तैयारी की जाती है, उसके बाद पढ़कर सोचा जाता है, फिर जानकारी निकाली जाती है और व्यवस्थित किया जाता है, अंत में इसकी जानकारी का अर्थ निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो देखिए बच्चों का विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही कौन सा है? तो इसका सही आंसर पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन, विकास का क्षेत्र स्पष्ट और एक दूसरे से संबंध नहीं है उनका। तो सुस्पष्ट तो है लेकिन एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है विकास का, ऐसा नहीं बोल सकते। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। तो बाल विकास से संबंधित कई सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है, ये भी नहीं कहा जा सकता। इसमें से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है बच्चों के विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। तो ये बिल्कुल सही है, उनके सामाजिक संदर्भों से बच्चों का विकास प्रभावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? तो ऑप्शन नंबर ए डेविड वेक्सलर, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड बेनी, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड बेनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करेगा? तो ये हम देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी भाषा नहीं करेगा प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बच्चा किस महीने में बलबलाना शुरू करता है? बलबलाना शुरू करता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 महीने में, ऑप्शन नंबर बी 3 महीने में, ऑप्शन नंबर सी 9 महीने में, ऑप्शन नंबर डी 12 महीने में। तो बबलाना बच्चा 9 महीने में शुरू करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्वता पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर ए अंतःक्रियाओं यानी कि आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं एक्टिविटीज हैं उन पर, ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार और दंड पर, ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकता पर, या ऑप्शन नंबर डी अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागमों पर। तो सामाजिक संरचना का विचार जिसमें सीखते हैं अधिगम करते हैं, अधिगम यानी कि जो हमारे शिक्षण में जो अधिगम होता है उसको अंतर क्रियाओं पर निर्भर किया जाता है, महत्वता पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के डैश अनुसार बच्चे किस स्तर पर आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो सॉरी इसमें डैश नहीं है। विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस स्तर पर आत्म केंद्रित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पहले स्तर के पहले चरण में, ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, ऑप्शन नंबर सी तीसरे स्तर के 5वें चरण में, ऑप्शन नंबर डी पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो इसका सही आंसर है तीसरे स्तर के 5वें चरण में कोहल वर्ग के जो सिद्धांत है नैतिक विकास का उसमें बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं
और कार्य करने में अपना लाभ देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, मानसिक स्वास्थ्य उद्योग का श्रेय किसको दिया जाता है? इसके ऑप्शंस देख सकते हैं आप, इसको सही आंसर बताना है। आपको होमवर्क में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।